वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर 2023 और 4 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया और मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ ये क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, 1 नवंबर 2023 को एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ये की है यूनाइटेड किंगडम ने। भारत और किस देश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला? ये मिला है नंदिनी दास को। किसे ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दीनानाथ राजपूत को। 10 वर्षीय विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। इनका संबंध किस शहर से है? बेंगलुरु से। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये शेखर कपूर। किस महिला को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया? तो ये है साइमा वाजेद को। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये मुंबई के अंदर है वानखेड़ा स्टेडियम। ये थे कल के क्वेश्चनों को हमने रिवाइज भी कर दिया है बढ़िया तरीके से। आपको सुबह क्लास मिलती है, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चनों को रिवाइज करवा जाता है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में दक्षिणी कोरिया में आयोजित 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो लगातार आपको पता है 22 लगभग 22 अक्टूबर से क्या है, दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था और इसके अंदर भारत ने 55 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? भारत ने इसके अंदर 55 पदक जीते और भारत इसके अंदर दूसरा स्थान है रहा है। भारत का कौन सा स्थान रहा? पहले स्थान पर चीन रहा है और भारत का इसमें दूसरा स्थान रहा है। देखो, दक्षिणी कोरिया में आयोजित 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत दूसरे स्थान पर रहते हुए कुल 55 पदक जीते, जिसमें से 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। कितने? 2100 स्वर्ण पदक, 21 रजत और 13 कांस्य पदक, टोटल कितने जीत लिए? टोटल 55 पदक जीते हैं। 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। कहां पर? दक्षिण कोरिया में। और चीन 33 स्वर्ण सहित 76 पदकों के साथ अग्रणी देश के रूप में उभरा है। यानी कि पहला स्थान चीन का आ गया और दूसरा स्थान अपने देश भारत का आ चुका है। 22 अक्टूबर से चल रहे थे और 2 नवंबर तक इनका आयोजन किया गया। 2023 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया, तो इसके अंदर इन्होंने क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। निशानेबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। किसने? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर 50 मीटर राइफल के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। देखो, 2023 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में 463.5 के अंतिम स्कोर के साथ चीन के तियान जियामिंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता और पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए शूटिंग में भारत के लिए कुल 13 ओलंपिक कोटा में योगदान हुआ है। अब इस जो ये शूटिंग जो चैंपियनशिप हुई ना, इसका आयोजन जिन जिन खिलाड़ियों ने क्या इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है ना, वो क्या है, आगे जो 2024 के अंदर है, अभी जो ओलंपिक होगी ना उसके अंदर वो है भाग लेंगे, तब ये शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले एआई शिखर सम्मेलन 2023 में 28 देशों द्वारा कौन सा समझौता किया गया है? कल मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 नवंबर को क्या है कि पहले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन इसकी मेजबानी कर रहा है। इसके अंदर क्या है, 2023 में
28 देशों द्वारा एक समझौता किया गया है और ये किया गया कौन सा? बेचेली पार्क। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेचेली घोषणा पत्र है, उस पर एक समझौता हुआ है। 28 देशों द्वारा एक समझौता किया गया और ये पहला जो एआई शिखर सम्मेलन ना, ये यूनाइटेड किंगडम में किया गया। अब ये बेचेली पार्क यानी कि इस पर कैसे समझौता हुआ है, देखो मुख्य तथ्य। 1 व 2 नवंबर तक 2 दिनों तक चलने वाले शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है कि फ्रंटियर एआई द्वारा, यानी कि इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न जोखिमों के आसपास बढ़ती चिंताओं को संबोधित करना था। यानी कि जो जोखिमों के आसपास जो बढ़ती चिंता उसको संबोधित करना। इस ऐतिहासिक घटना के परिणाम स्वरूप बेचेले पार्क की घोषणा हुई, जहां राष्ट्रों ने एआई से जुड़े संभावित जोखिमों को समझने और कम करने में सहयोग करने का वचन दिया है। इसका मतलब ये है, एआई का मतलब ये है प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, ये प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसमें क्या है, जो मानव को नुकसान हो रहा है ना, जोखिम, जो मानव को जोखिम जख्म कर रहे हैं, जोखिम हो रहे मानव, उसको क्या है समझने और इसको कम करने में इसका सहयोग करने के लिए 28 देशों के बीच में ये समझौता हुआ। और जो दूसरा एआई शिखर सम्मेलन होगा ना 6 महीने बाद है, उसकी मेजबानी दक्षिणी कोरिया इसकी मेजबानी करेगा। ये बड़ा ही शानदार पॉइंट है, याद रखना है इसको। हाल में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उन्होंने दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, जो भारत की पाक विरासत और इसकी वैश्विक खाद्य क्षमता का उत्सव है। और ये कार्यक्रम नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का लक्ष्य ये है कि भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना। वैसे भारत को क्या है, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना। और इस वर्ल्ड फूड इंडिया के संस्करण में नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में कार्य किया है, यानी कि दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया और इसके अंदर नीदरलैंड देश है ना, उसने इसके अंदर भागीदार देश के रूप में कार्य किया है। हाल में किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? और यह किया है अमेरिका की सेना ने। किसने किया है? यह तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, अमेरिका की सेना द्वारा मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका की सेना द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने हाल ही में अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल प्रक्षेपण किया। मिन्यूटमैन थर्ड देश की रणनीतिक बचाव ताकतों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड द्वारा इसको प्रतिबद्ध किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि किस देश के द्वारा इसका परीक्षण किया गया? अमेरिका सेना द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, केरल के किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार मिला है? केरल के किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार मिला? और उनका नाम है टी पद्माभन। क्या नाम है? टी पद्माभन इनका नाम है और ये केरल के प्रसिद्ध लेखक हैं और इनको केरल ज्योति पुरस्कार मिला। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है टी पद्माभन। देखो, केरल सरकार ने प्रसिद्ध लेखक टी पद्माभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। और ये राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्माभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? मलयालम साहित्य के लिए उनको ये योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित ईपीएफओ के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया है? यानी कि इफ्को, यानी कि इफ्को के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है हमारे वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव। उन्होंने क्या है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इफ्को के 71वें स्थापना दिवस का उन्होंने उद्घाटन किया। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो 71वां स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है, इफ्को का बनाया गया और इसका स्थापना उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअली मोड से भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इफ्को के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में इफ्को की उपलब्धियां शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित
की गई है। बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला, 2024 में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो 2024 के अंदर कौन सा देश है जो विश्व दूरसंचार है मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करने के लिए तैयार है? और वो है अपना देश भारत। आपको पता है पहले तो अपने 4G नेटवर्क चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे 5G जो है ट्रायल किया जा रहा है। उसके बाद में अब 2024 के अंदर भी 6G भी आने वाला है कि 5G और 6G अभी दोनों ही ट्रायल होने लगे हैं और ये दोनों को भी लॉन्च किया जाएगा। भारत 2024 में प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली यानी कि WTA की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि भारत के अंदर नेटवर्क की और स्पीड के अंदर नेटवर्क की प्रगति की जाएगी। इसमें केंद्रीय संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में देश के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में उन्होंने घोषणा की थी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ था ना नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने क्या इन्होंने घोषणा की थी इसकी। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्यों में वृद्धि में मुंबई का चौथा स्थान है। इसके अंदर कौन सा स्थान है मुंबई का? मुंबई का चौथा स्थान है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में प्रति वर्ष चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि मनीला शहर शीर्ष स्थान पर है रहा है। यानी कि सबसे अपना जो मुंबई है वो तो है चौथे स्थान पर है, लेकिन सबसे टॉप पर है मनीला और नई दिल्ली की इस रैंकिंग में 10वां स्थान है प्राप्त किया है। तो नई दिल्ली ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? और ये करेगा केरल राज्य। यानी कि केरल के अंदर जो धार्मिक पर्यटन है ना, उनको क्या है बढ़ावा देने के लिए एक बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च की जाएगी और ये करने वाला ऐसा पहला राज्य केरल बनेगा। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास में केरल पर्यटन माइक्रो साइट्स की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। सबरीमाला पर माइक्रो साइट कुल 5 भाषाओं में धार्मिक स्थल के बारे में कुछ आकर्षक विवरण साझा करेगी। यानी कि जो केरल के अंदर सबरीमाला मंदिर है ना, उस पर क्या एक माइक्रो साइट पर कुल 5 भाषाएं होंगी जो अलग अलग भाषा में पढ़ सकेंगे और उनको क्या है धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी मिल सकेंगी। तो ये केरल है वो क्या है माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। किस आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु इन कोर ऐप तैयार किया है? आपको पता है वैसे भी अभी 5 राज्यों के अंदर चुनावों का टाइम है, विधानसभा चुनाव है, और इसके लिए क्या है निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु इन कोर ऐप तैयार किया है। कौन सा ऐप है? इन कोर ऐप तैयार किया है। किसने? निर्वाचन आयोग ने। देखो, निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इन कोर ऐप तैयार किया। इसमें निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। यानी कि पूरी इनकी जानकारी मिल जाएगी इस ऐप के माध्यम से, क्योंकि चुनाव का टाइम है, तो इसलिए चुनाव आयोग ने क्या निर्वाचन आयोग ने इन कोर ऐप तैयार किया है। वर्ल्ड कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपने कल परसों देखा होगा भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वनडे वर्ल्ड कप हुआ और उसके अंदर भारत सेमीफाइनल के अंदर पहुंच चुकी है भारतीय टीम है, और इसके अंदर भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए मोहम्मद शमी। कौन बन चुके हैं? मोहम्मद शमी बन चुके हैं। और आपको पता है प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर भी मोहम्मद शमी बन गए हैं। किसके? प्यूमा के। किसके बन गए? प्यूमा के ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके। इसी के साथ शमी भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। शमी ने वर्ल्ड कप में अभी तक टीम इंडिया के लिए 14 मैच खेले, जहां उन्होंने कुल 44 विकेट ले लिए हैं। कुल 14 मैच खेले हैं जिन्होंने 44 विकेट ले लिए, और अभी भारत और श्रीलंका के बीच में वनडे वर्ल्ड कप में भारत है वो सेमीफाइनल के अंदर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1 नवंबर को। कब बनाया गया? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। जम्मू कश्मीर के अंदर जोजिला युद्ध स्मारक पर है जोजिला दिवस कब बनाया गया? 1 नवंबर को। देखो, 1 नवंबर को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया, और जोजिला दिवस 1948 में ऑपरेशन बाइसन, ये याद रखना है भी आपको, ऑपरेशन बाइसन में भारतीय सैनिकों द्वारा
वीरतापूर्ण कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर भारतीय सेना ने क्या है, एक वीरतापूर्ण कार्य किया जिसके अंदर 1948 में, इसलिए वो क्या है 1 नवंबर को जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाते हैं। अब आपके लिए एक पॉइंट, आपके लिए बड़ा शानदार पॉइंट है, ये याद रखना है आपको कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ कोर्ट रिट याचिका दायर की गई है। देखो, इसमें केरल केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने क्या है, कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दी, इसलिए क्या है केरल सरकार ने क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास 8 विधेयक लंबित पड़े हैं और जिन्हें राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है। तो राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया, लेकिन राज्यपाल अपने विधेयक को पास नहीं कर रहे, और कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक भेजे गए थे, लेकिन राज्यपाल उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं। यानी कि आपको पता है अनुच्छेद 200 ये कहता है कि राज्यपाल क्या जो भी आपको पता है विधेयक आता है तो वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा के लिए विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। तब उन्होंने क्या है कि जो केरल के राज्यपाल हैं वो क्या है काफी 3 साल से क्या है जो अपने साथ जो विधानसभा में पारित हो गया उस वो क्या है वो अपने साथ पास क्या है विधेयक है वो अपने पास लंबित रख सकते हैं। तब इनके के लिए उनके खिलाफ है कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलती है आजकल, तो आपको अभी पता है, क्योंकि टेलीग्राम आपको क्या है सिर्फ आपको स्लाइड पर क्वेश्चन दिए जाते हैं, टेलीग्राम पर आपको आपसे पीडीएफ नहीं मिलेगी। और इसके अलावा आपको डेली टेलीग्राम पर अब क्विज भी दी जा रही है, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड की, इसकी इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है ना उसकी आपको डेली आपको शाम को क्विज मिलती है। और आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना करंट की डेली मैं आपको करवाता हूँ सुबह सुबह, तो वहां पर भी आपको टेलीग्राम पर इसके क्वेश्चन मिलते रहेंगे, लेकिन पीडीएफ से आपको अब टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी। किस महिला को परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USIPSPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नीता अंबानी को। बहुत सारे विद्यार्थी ने बढ़िया तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर का खिताब दिया गया? कोच्चि, कोझिकोड, बेंगलुरु, देहरादून। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। ये थी अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। आज थोड़े 1-2 क्वेश्चन करंट के ज्यादा थे, इसलिए हो सकता है 1 या 2 मिनट की क्लास आपके लिए ज्यादा रही होगी। तो बढ़िया उम्मीद के साथ मैं आपके लिए करंट की डेली क्लास करवाता हूँ, और कल संडे है, कल संडे के दिन अपनी वीकली क्लास का रिवाइज करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।